What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोगों ने घड़ी को देखा होगा। यहाँ पर ये बोला गया घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने कई बार घड़ी है वो प्रॉपर पैटर्न में चलती रहती है, अगर वो रुक जाती है तो हम लोग ये बोलते हैं यार घड़ी खराब हो गई है, इसको फेंक देते हैं, या फिर इसकी सेल चेंज करा लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज आप लोगों को देखने को मिले कि घड़ी में गड़बड़ हो गई यार इसको ठीक करा लेते हैं। यानी कि अगर वो रुक जाए तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई है। ऐसे आप लोगों ने पानी के बारे में सुना होगा कि पानी अगर रुक जाए तो पानी सड़ जाता है। वही पानी पता नहीं कितनी दूर तक चलता रहे तो वो सड़ेगा नहीं कभी भी, पर लेकिन जहां पर पानी रुका वो कुछ दिनों के बाद उसमें आप लोग दुर्गंध पैदा होती नजर आएगी। अपने दिल को देख लो, ये आप लोग चाहे सोते रहो, चाहे जगते रहो, चाहे आप लोग किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप लोग का दिल धड़कता रहता है। अगर दिल रुक गया तो समझो जिंदगी रुक गई। तो ये कुछ ऐसी चीजें हो है, अगर आप लोग इनको समझना चाहो तो इनसे आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो। ये कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, भले ही चाहे आप लोगों की तबीयत सही हो, तबीयत बेकार हो, आप लोग का मूड अच्छा हो, मूड सही हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता है। ये चीजें अपना काम करती रहेंगी। ऐसे ही आप लोगों का होना चाहिए, अगर किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में कोई टारगेट आप लोगों ने लगा रखा है, वो आप लोगों के मूड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि यार आज मूड नहीं, आज रहने देते हैं। अगर मूड के ऊपर चीजें रहेंगी तो कभी आप लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोलने लगूँ यार मूड नहीं, आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सोचो एक मिनट के लिए। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों का मूड है और मूड के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं तो जिंदगी में आप लोग अपना गोल तो अचीव कम से कम नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप लोगों का मूड चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को काम करना है तो करना है, वो इंसान हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर लेगा। तो अब आप लोगों को कौन सी कैटेगरी में रहना है ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए, और समझदार को इशारा काफी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी प्यारी प्यारी ये न्यूज है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। काफी कुछ हम लोग कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट डे भी होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात करेंगे, कुछ ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इनका आंसर बताऊंगा वीडियो के अंदर, जिसको आप लोग अच्छे से लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और फिर वीडियो के एंड में फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। खासकर कल का भी रिवीजन करेंगे जो कल हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी। और रिवीजन इसलिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन एग्जाम में काम आने वाला है। तो रिवीजन अच्छे से किया कीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए नजर डालते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स के बारे में। ये 11 तारीख यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब की थीम क्या है? थीम का मतलब ये होता है कि पूरी साल क्या चीज हम लोग फोकस देने वाले हैं, किस एरिया को हम लोग देखने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर, ये बात की जा रही है ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा रिप्लेस किया गया था UNCHR को। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग को बतानी है। एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली देखने को मिली है। ये जो रिपोर्ट है आप लोगों को ये बतानी है किसके द्वारा बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, जिनको रिकॉग्नाइज पार्टी की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, वो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ी है। तो अभी रिसेंटली 2010 से 2019 तक अगर आप लोग देखेगा तो बोला गया कि 2 फोल्ड यहां पर इनके अंदर इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो जानेंगे इसके बारे में कौन सी होती है अनरिकॉग्नाइज पार्टी और आखिर क्यों इतना ज्यादा ये बढ़ रही है, इसके पीछे क्या गणित है वो भी समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। उड़ीसा हमारी कंट्री में जो राज्य है उसके कई सारे राज्य के साथ में ये मतभेद है बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। आंध्र प्रदेश है, एक वेस्ट बंगाल है, 2 राज्य और बताने हैं। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो कौन से राज्य उड़ीसा को टच करते हैं, अगर वो जानते हैं आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आप लोग दे देंगे। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क और इंडस्ट्री के बारे में। यह बात की जा रही है अगर किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क या फिर इंडस्ट्री को हम लोग डेवलप करते हैं तो किसके अंदर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, यह आप लोग को बताना है। अभी बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सा इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री का, जो IIT है, इसके द्वारा रिसेंटली अभी क्लीन हाइड्रोजन बनाने की बात की गई है वाटर यानी कि पानी से। आप लोगों को पता है पानी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, तो इसमें से हाइड्रोजन निकालने की बात की जा रही है। तो सबसे लो कॉस्ट तरीका है ये, सबसे शानदार एप्रिशिएट करने वाला लो कॉस्ट तरीका है, जिसको आगे आने वाले टाइम में और लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो कौन से IIT के द्वारा ये कारनामा किया गया है? ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF, ये पर्टिकुलर हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर किया गया जो एक नेवी वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये बताना है इसको लाने के बाद में किसको रिप्लेस किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो वही बात है कि अब यहां पर नई चीजें लेके आ रहे हैं और आगे चलकर फिर वो भी पुरानी हो जाती है तो लंबे समय तक चलती है। अभी यहां पर ही देखने को मिला किसको ये रिप्लेस करने वाला है जो लंबे समय तक अपना काफी अच्छा सर्विस देकर जा रहा है। बात करें एजुकेशन मिनिस्ट्री जो कि निशांक पोखरियाल जी के अंडर में है, इनके द्वारा भी बात की गई कि रेजिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल
जो फंडेड किए जाते हैं समग्र शिक्षा के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, आप लोगों को ये बताना है कि इसका नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है। हमारी कंट्री के काफी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं जिनके नाम पर इसका नाम रखा जा रहा है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। बात करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट डे से, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर महिला के बारे में बात की जा रही है और कोविड-19 के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों चीजें काफी फेवरेट हो जाती है एग्जामिनर की। तो इसके चलते एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। बात की जा रही है 11 फरवरी, जो कि आज का दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, अगर लड़की को बोले कि क्या काम करना है, तो आप लोगों के दिमाग में आता है कि यार होम साइंस करा दो, ठीक है, आगे चलकर क्या करना है, बच्चे पालने हैं, रोटी बनानी है, वो सब चीजें। लेकिन सोचिए जो वुमेन साइंटिस्ट है उनके बारे में, अगर इस तरीके से हम लोग वुमेन को सपोर्ट करें तो काफी अच्छे से एक तरीके से हमारी कंट्री भी जो वर्ल्ड में काफी लार्ज स्केल पर एक वर्ल्ड पावर की तरीके से हम लोग उनको देख पाएंगे। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, वुमेन एंड द गर्ल, जो गर्ल्स हैं इन द साइंस। तो अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते जो वुमेन साइंटिस्ट है उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि वुमेन साइंटिस्ट जो हैं वो फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 से फाइट करने पर वो काफी आगे रही और काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया। तो अचीव फुल एंड द इक्वल एक्सेस, जो पार्टिसिपेशन है साइंस का वुमेन एंड द गर्ल्स को, ये फोकस देकर चलना है। ऐसा नहीं कि साइंस में बस बॉयज के नाम लिखे हुए हैं, उनके ठप्पे लगे हुए हैं और बचपन से ही पैदा होके ये आते हैं कि हाँ बस ये साइंटिस्ट बनेंगे, नहीं, लड़कियां भी साइंटिस्ट बन सकती हैं, ये डे ये बताता है। और जो कोविड-19 में भी रोल प्ले किया गया है उसके चलते यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि जो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो उसको हम लोगों को याद करना चाहिए और कम से कम लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए अगर इस फील्ड में लड़कियां आनी चाहती हैं तो। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए तबीयत जो है वो थोड़ा सा काफी मतलब इंप्रूव हो रही है, पर लेकिन अभी अप टू द मार्क नहीं है, तो इसलिए कई सारे नुस्खे आप लोगों के द्वारा बताए गए। कोई कह रहा है तुलसी के पत्ते, कोई कह रहा है काली मिर्च, कोई बोल रहा है अदरक का पानी, मतलब बहुत सारे नुस्खे, शहद के साथ में तुलसी मिलाकर, कई सारे जो फैमिली मेंबर है उनके द्वारा कई सारी दवाइयाँ भी बताई गई। काफ़ी अच्छा लगा इस तरीके से आप लोग चीज़ों को, आपकी दुआएं है ना वो इन दवाइयों से ज़्यादा काम कर देंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी ठीक हो चुका हूँ। कल भी जो वीडियो बनाई थी, एक्चुअली हो क्या रहा है, दिन में तो मतलब ठीक रहता है शरीर, जो शाम का मौसम है ना, शाम को थोड़ा सा जैसे गला बैठना स्टार्ट हो जाता है, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कंडीशन बनी हुई है। दिन के टाइम में सही था बिल्कुल, एक वीडियो बनाई थी ऐसा लग रहा था बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। पर जैसे जैसे शाम आती है तो थोड़ा सा बॉडी गिरने लगती है, तो एक वही चल रहा है कि बुखार कभी चढ़ रहा है, कभी 102 हो जा रहा है, 103 हो जा रहा है, फिर आके 100 पर रुक जा रहा है। तो 100 बेसिकली अभी है, मतलब 100 मेंटेन बना हुआ है, अभी उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो जल्दी ये ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी तो मैं भी काफ़ी सारी जो दवाइयाँ वगैरह जो भी हैं वो सारी ले ही रहा हूँ, प्रिकॉशन जो भी लेनी चाहिए वो सारी ले ही रहा हूँ, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। इंटरनेशनल न्यूज़ समझ लेते हैं क्या बात की जा रही है। जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है यूएसए के द्वारा अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया कि वो फिर से इसका पार्ट बनेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इससे बाहर निकलने का रास्ता अख्तियार किया था, 3 साल पहले से बाहर निकल गए थे। अब यूएन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है यूएसए फिर से उसका पार्ट बनने जा रहा है। ह्यूमन राइट मतलब अगर इंसानों का राइट जो है उसका हनन हो रहा है उसको ह्यूमन राइट बोलते हैं। तो ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में बात की जा रही है। तो इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन के सिस्टम का पार्ट है, जिसका ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको बनाया गया था 2006 में, रिप्लेस किया गया था इससे पहले कौन था, वो था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन जो राइट है, तो ये था यूएनसीएचआर। तो इसको रिप्लेस करके जो यहाँ पर अभी फिलहाल ये ह्यूमन राइट काउंसिल देखने को मिलती है, जिसके सामने आप लोग यूएन लगा देते हैं तो ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल हो जाती है। ये बेसिकली फोकस क्या करता है, ये फोकस ये करता है कि जहां जहां पर भी ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, जैसे आज के दिन में आप लोग ले लीजिए अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, कई सारी ऐसी कंट्री है जहां पर जो लोग हैं अपनी जिंदगी प्रॉपर में यूज एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में जो पहली बॉडी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया था कि काफी पुअर जो ह्यूमन जो राइट के रिकॉर्ड है, जो कई सारे ऐसे भी लोग मेंबर बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको हटाना चाहिए। यानी कि उल्टा पुलिस जो है, उल्टा जो चोर है कोतवाल बना बैठा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके चलते जो ह्यूमन राइट का कहीं भी हनन होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो यूएन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है यहाँ पर ये बॉडी, इसमें आज के दिन 47 मेंबर है। इसको मैंने बताया 2006 में इसको बनाया गया था। जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज के में किस किस एरिया में काम करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, किसी के हक को न रोके आप लोग, वुमेन के राइट के बारे में बात करते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, इसी के साथ में राइट ऑफ द जो रेशियल या फिर इतने की जो माइनॉरिटी होती है उनके राइट के बारे में बात करते हैं। तो ये इन सब एरिया में काम करते हैं।
तो जो ह्यूमन राइट का जो ऑफिस है आज के डेट में वो इन सब एरिया को ध्यान से देखता है। तो यूएनएचआरसी जो है यहाँ पर ये क्लोजली मॉनिटर करता है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, ठीक है। तो इसके साथ में मिलकर काम करता है। 47 टोटल मेंबर है जो आज के डेट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में जो मेंबर है यहाँ पर अगर कोई मेंबर बनता है तो वो यहाँ पर 3 साल के लिए आप लोग को देखने को मिलता है। हम लोग 2011 में मेंबर बने, 2014 तक रहे, 2014 में मेंबर बने, 2017 तक रहे, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप के बाद में अब हम लोग यहाँ पर 2019 में बने हैं, 2021 तक हम लोग रहने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 बार हम लोग अब तक इसके मेंबर बन चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा इंडिया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर जो हम लोग अभी बने हैं, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी बार हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बन रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। हम लोग यहाँ पर बात करें यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया 3 बार हम लोग बन चुके हैं। यूएन का कौन सी बार हम लोग बन रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो लगभग ये 14 साल पुरानी बॉडी है, 2006 में इसको बनाया गया था। जनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है यूएन नेशन जनरल असेंबली। इसकी पेरेंट बॉडी यानी कि इसके पिताश्री हैं। प्रेसिडेंट है यहाँ पर नजाहत सामीन, ठीक है। तो ये इसके प्रेसिडेंट है आज के डेट में। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली फिर से यूएन का जो ये ह्यूमन राइट काउंसिल है इसका मेंबर बना, इसके अंदर कितने मेंबर है, कब स्टेब्लिश किया गया था, कहां पर ये लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर वगैरह, इंडिया कौन सी बार मेंबर बन रहा है। तो एक ही न्यूज में से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग आसानी से निकल जाएंगे। अगर टॉपिक आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन कई सारे तैयार हो जाते हैं। फिर उस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले। एग्जामिनर क्या करता है, अगर मान लीजिए आपकी बार यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, तो अगली बार हो सकता है उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन घुमाकर पूछ ले, ठीक है। तो टॉपिक आप लोग रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे कभी भी, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर बात करें नेशनल न्यूज के बारे में, हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इसको बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे महानुभव हैं इसके अंदर में, जो हमारी कंट्री में इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा चल रहा है, कहीं कोई कमियां खामियां तो नहीं आ रही है, उनके बारे में एनालिसिस करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब इनके द्वारा एनालिसिस किया गया, इनके द्वारा ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है ये काफी बुरी तरीके से बढ़ी है। अभी यहाँ पर 2010 से 2019 में दुनिया भर की अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है। तो इंडिया के अंदर जो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये जो आज के डेट में जो एडीआर है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश की गई थी 1999 में, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, कहाँ पर खासकर इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, कितने क्रिमिनल केसेस हमारी कंट्री में चल रहे हैं, कैसे हम लोग अपनी कंट्री में इलेक्शन को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, उन सब मुद्दों को ये बेसिकली ध्यान में देती है और जनता के सामने रखती है, उसके ऊपर एनालिसिस करके। तो इनके द्वारा अभी ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रही है। एक तो होती है आप लोगों के पास में नेशनल पार्टी, एक होती है आप लोगों के पास में स्टेट पार्टी। तो जैसे आप लोगों के पास में रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, तो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो होती है रजिस्टर तो कर लेते हैं, पर लेकिन ऐसी कई बार देखने को मिलेगी कभी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि इन्होंने रजिस्टर क्यों किया। बेसिकली क्या करते हैं, ये कई सारे लोगों से पैसा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दिया, तो उस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये बेसिकली एंजॉय नहीं करती है बेनिफिट जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय करती है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के पास में अपना खुद का एक सिंबल होगा, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, पर लेकिन इनका सिंबल नहीं होता है कोई। इलेक्शन के टाइम पर कोई पर्टिकुलर सिंगल एबीसीडी दे दिया जाता है, फिर उसके बाद में कहानी खत्म, ठीक है। तो इनके पास में कोई परमानेंट सिंबल नहीं होता है। जैसे नॉर्मली रिकॉग्नाइज पार्टी को अपना प्रचार करने के लिए उसको अगर ऑल इंडिया रेडियो है तो इन जो चैनल है इन पर उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इस स्लॉट में जाकर आप लोग अपना प्रचार कर सकते हैं। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये वो पॉलिटिकल पार्टी है, ये कई बार बनाई जाती है, चंदा इकट्ठा करती हैं, और जो ब्लैक मनी है खासकर ये माना जाता है कि ब्लैक मनी इनके अंदर इन्फ्यूज की जा रही है अलग अलग तरीके से, और ये उसका एक अड्डा, उसका एक हब बन चुकी है आज के डेट में जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। अब थोड़ी सी दिक्कत कहां है वो आप लोग एक बार समझिए यहाँ पर। जैसे कि अगर रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको प्रॉपर रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि जो भी एक प्रॉपर पैटर्न है वो सारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। पर लेकिन ये जो नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है, जिसके चलते यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग है या करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस है, एब्यूज ऑफ द मनी पावर है, उनको रोका जा सके। तो ये यहाँ पर इसके अंदर तो इंप्लीमेंट कर देते हैं हम लोग जो रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, पर लेकिन जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अनरिकॉग्नाइज है, जो इलेक्शन भी नहीं लड़ रही है, बस चंदा इकट्ठी कर रही है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इनके पास में जा रहा है, तो उनका क्या इलाज करना है? तो कोई ना कोई तो इनका इलाज होना चाहिए ना। तो इसी के चलते बोला गया कि आईटी स्क्रूटनी करनी चाहिए कम से कम उन पॉलिटिकल पार्टी की जो रजिस्टर तो अपने आप को करा लिए हैं, पर लेकिन एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं। जब इलेक्शन नहीं लड़ना था तो फिर रजिस्टर क्यों कराए? तो इसका मतलब फ्री के पैसे पीट रहे हो बैठकर।
तो जनता की जो कमाई है उसको आप लोग कंट्रीब्यूशन आप लोगों को मिल रहा है तो उसको आप लोग एंजॉय कर रहे हो, तो ये गलत तरीका है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये स्टेट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक राज्य के बारे में देखिए जिसका नाम है उड़ीसा। ये पर्टिकुलर राज्य है, इसको कितने राज्य टच करते हैं? ऊपर हो गया वेस्ट बंगाल, यहां झारखंड, यहां छत्तीसगढ़ और यहां पर हो गया आंध्र प्रदेश। उड़ीसा को तेलंगाना टच नहीं करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, छोटी सी बाउंड्री यहां पर आप लोग को देखने को मिले, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तेलंगाना उड़ीसा को टच नहीं करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश उड़ीसा को टच करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं क्या बात की जा रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ये कितनी कोस्टल बाउंड्री है? लगभग 485 किलोमीटर के करीब है इसकी कोस्टल बाउंड्री, जो कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आप लोग को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि जिनकी कोस्टल बाउंड्री आप लोग को देखने को मिलती है। गुजरात, गोवा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 4, तो 9 हो गए टोटल मिलाकर। ठीक है, आइए अब न्यूज के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो फिर से यहां पर न्यूज में आ गया। यह है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट यहां पर आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ में टच करता है। तो यहां पर आंध्र प्रदेश के द्वारा अनाउंस किया गया पंचायत पोल इन 3 विलेज, जो यहां पर विलेज ऑफ जो कोटिया पंचायत है, जो यहां पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर आते हैं। तो इसको लेकर काफी लंबे समय से दोनों के बीच में जद्दोजहद चलती रहती है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी सीरियस होकर पढ़ी होगी, पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये एक ही प्रोविंस हुआ करते थे। फिर इनसे अलग अलग चीजों को अलग अलग बना दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 1 अप्रैल 1936 में जब इनको अलग बनाया गया तो कई सारे ऐसे एरिया थे जिनको प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं किया गया। तो ये देखिए अंग्रेजों की हरकतें थी, अंग्रेजों की हरकतों की वजह से ही इंडिया और आज के डेट में आप लोग देखते हैं पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में कई सारी कंट्री ऐसी है जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट बने हुए हैं। तो उड़ीसा जो है वो अनरिजोल्व आज के डेट में डिस्प्यूट है 4 नेबर कंट्री के साथ, 4 नेबर जो स्टेट के साथ में। टोटल 30 में से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पड़ोसियों के साथ में लड़ाई पे हैं। 14 जो है 30 में से वो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश ये वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। जो कोटिया विलेज जो पंचायत है यहाँ पर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश के साथ में टच करती है और ये काफी बड़ा एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। कुछ यहां पर एरिया ऐसे हैं जहां पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जहां दोनों लड़ते हैं, और ये लगभग 1960 से यहां पर ये मुद्दे चले हुए आ रहे हैं। लगभग 21 गांव ऐसे हैं जो कोटिया ग्राम पंचायत के अंदर में, जहां पर ये पर्टिकुलर मुद्दा देखने को मिलेगा कि दोनों साइड से, बोथ साइड से यहां पर इनको बेनिफिट मिलते हैं, उड़ीसा की साइड से भी और इसी के साथ में आंध्र प्रदेश की साइड से भी। यहां पर मुझे एक छोटा सी एक इंसिडेंट याद आ गया। गांव में पंचायत के इलेक्शन थे, तो एक मेरा फ्रेंड है, उसकी साइड से भी एक प्रधान उठा हुआ था और एक प्रधान हमारी साइड से उठा हुआ था, और एक ऐसा बंदा था हमारे साथ में, हमारे बैच में, जिसके दादाजी एज ए प्रधानी के इलेक्शन में उठे हुए थे। ठीक है, तो यहां पर उसने बोला कि यार वोट किसकी दोगे? तो उसने बोला मैं अपने जो मोहल्ले में उठाया यार उसकी वोट दूंगा। तो ये जो हमारे साथ फ्रेंड था उसने बोला यार हमको वोट दे देना। तो ये जो दूसरे वाला है जो बोला था अपने मोहल्ले वाले को वोट देंगे, ऐसा कह रहा है, बोल रहा है कि ऐसा करते हैं दावत सबकी चल के खा लेते हैं और बाकी वोट तो जिसको देंगे बाद में देख लेंगे। यानी कि मजे ले लेते हैं, सब जगह पार्टी कर लेते हैं, जो भी पार्टी दे रहे हैं, हाँ तेरी वोट देंगे, तेरी वोट देंगे, और फिर बाद में जिसका मन करे उसकी वोट दे देना। तो मैंने कहा ये सही लगा जुगाड़। तो वही सिस्टम यहाँ पर है। तो दोनों साइड से यहाँ पर ये फायदा ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश से भी और उड़ीसा से भी, तो दोनों साइड से काम चल रहा है। इसी के साथ में 2006 में यहाँ पर जो उड़ीसा के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत यहाँ पर इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 का, उसके तहत भी बात की गई। जो वाटर डिस्प्यूट है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो रिवर ये है यहाँ पर विमसा धारा। ठीक है, तो यहाँ पर विमसा धारा रिवर का नाम आप लोग याद रखते हैं, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई का रीजन है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं दोनों के बीच में जो कि हम लोग को सोल्व करने पड़ेंगे। तो इनको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है? तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है, ट्रिब्यूनल है, या फिर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये सारे वो मुद्दे हैं जिनको आप लोग फोकस में रखकर चलें तो इनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो सजेशन के तौर पर भी आप लोग लिख सकते हैं अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में है। तो समझते हैं क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके बारे में बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं? देखिए, जहां पर कई सारी इंडस्ट्री आप लोग स्टैब्लिश करें, एक पर्टिकुलर ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि यहां पर और भी इंडस्ट्री आना स्टार्ट हो जाए, तो इस तरीके से एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप वहां पर हो जाता है। पहले एक खुला, फिर 2, फिर 3, पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री अगर डेवलप हो गई है। ठीक है,
जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं इंडस्ट्रियल पार्क को बोला गया एक एरिया जोन है जो कि प्लांट पर्पज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जिसको बेसिकली बनाया गया है, एक पर्टिकुलर एरिया जो इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए डेवलप किया गया है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके द्वारा राज्यसभा को इन्फॉर्म किया गया पर्टिकुलर हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल पार्क है, जो इंडस्ट्री है उनके बारे में। हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम 2002 में लाई गई थी, जो कि एप्लीकेबल हुई यहां पर 1 अप्रैल ये 1997 से लेके और एंड हुई 2006 में। तो इसके तहत यहां पर क्या क्या प्रमोशन हुए इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह, इस पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कहां कहां पर ऑपरेट हुए, कहां कहां पर मेंटेन है, तो उसके बारे में एक एनालिसिस यहां पर देखने को मिला। तो जो डेटा है इंडस्ट्रियल पार्क का उनको इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं कंट्री के अंदर में और किस तरीके से उनको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा हम लोग बेसिकली इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बात करते हैं तो नॉट सेंट्रली मेंटेन्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेंटेन नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर थोड़ा सपोर्ट कर देती है, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इंडस्ट्रियल पार्क और इंडस्ट्री जो है इन डिफरेंट स्टेट कम्स अंडर द प्रीव्यू, किसके अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। अगर बात करें ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में अगर बात करें तो अप्रूवल दिया गया नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन NIMZ, जिसको यहां पर हैदराबाद फार्मा सिटी NIMZ, ये यहां पर आप लोग देखते हैं तेलंगाना के अंदर, यहां पर जो रंगारेड्डी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप लोगों को देखने को मिला। ऐसे कई सारे एरिया में ऐसे डेवलपमेंट किए गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोग अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली सारा दारोमदार होता है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके से इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेक्नोलॉजी दिल्ली है, IIT दिल्ली के द्वारा अभी रिसेंटली बात की जा रही है कि इसके द्वारा जनरेट किया गया है जो क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन है, कहां से, वाटर से। तो काफी लो कॉस्ट है देखने को मिलेगा। जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोग SI साइक्लिक, जिसको सल्फर आयोडीन साइक्लिक हम लोग यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो बेसिकली हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन, जो बेसिकली हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। जनरली ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे कोयला, ऑयल या फिर नेचुरल गैस, तो काफी ज्यादा वो टफ पड़ जाता है। पर लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है जो अभी यहां पर इस पर्टिकुलर पर्पज से हम लोग इसको हटाएंगे तो ये काफी आसान रहेगा। तो रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट यहां पर हो सकता है आने वाले टाइम में, जो कि पोल्यूशन को काफी ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो अभी फिलहाल जो रिसर्चर जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, सल्फर आयोडीन, तो इसको यूज कर रहे हैं जो कि थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन जो साइकिल है उसके तरीके से। तो अभी हम लोग लो कॉस्ट यहां पर जनरेट कर पाएंगे प्रॉपर वे में, अगर हम लोग जो सिस्टम अभी IIT दिल्ली ने बताया उसको फॉलो करके चले। इसमें इनके द्वारा क्या किया गया, देखिए अगर पहले वाले सिस्टम से हम लोग फॉलो करके चलते हैं, हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, तो ये नॉन वायबल और नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है अगर पहले वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। पर लेकिन इनके द्वारा जो कैटलिस्ट यानी कि जो उत्प्रेरक अभी यहां पर डेवलप किया गया उसकी हेल्प से आप लोग लो कॉस्ट हाइड्रोजन यहां पर लाकर आ सकते हैं और ये काफी अच्छा रहेगा। क्लीन फ्यूल एनर्जी देखने को मिलेगी जो कि फ्यूचरिस्टिक सोर्स हो सकता है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी एक बैकअप का काम करेगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल या फिर रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है फ्यूचरिस्टिक सोर्स के तौर पर हम लोग काम कर पाएंगे। जैसे एयर टैक्सी के बारे में बात करते हैं तो जैसे बात नहीं की थी जब फेम स्कीम के बारे में बात करी गई थी जिसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उस तरीके से जहां पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड जो व्हीकल हम लोग यूज करते हैं तो उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से जब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इनके हम लोग अपने लेवल पर क्या काम करेंगे वो टारगेट है, तो वो भी जीरो एमिशन के बारे में बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को अगर फॉलो करके चलना है तो ये सारे मुद्दे हमारे कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे अगर हम लोग प्रॉपर वे में ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपनी कंट्री में अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को फॉलो करके चलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो फेम स्कीम है ये किसके अंडर आती है, ये नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान है उसके अंडर आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। 2020 में 6 से 7 मिलियन यानी कि लगभग 60 से 70 लाख जो व्हीकल है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह सेल किए गए, जिसमें बोला जा रहा है कि 9,500 मिलियन के करीब लीटर एस्टिमेट जो फ्यूल है हम लोगों ने सेव किया। इसी के साथ में 2 मिलियन टन के करीब रिड्यूस किया जो ग्रीन हाउस गैस है, और लगभग 65,000 से और इसी के 65,000 डायरेक्ट और लगभग 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट की गई। तो ये काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर जो फास्ट एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक जो ये बेसिकली बात की गई हाइब्रिड स्कीम के बारे में, इससे फायदा देखने को मिला।
पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के तहत यहां पर क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए 2016 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था पेरिस फ्रांस के अंडर में, जिसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। तो आप भी यहां पर इसके ऊपर फोकस करके चलने की पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे बाहर निकल गए थे। अब जो बाइडेन आए 46वें प्रेसिडेंट यूएसए के, अब वो इसमें एंट्री करने के बारे में फिर से बात करें। टोटल 195 सिग्नेटरी हैं। तो देखते हैं आगे कैसे चलता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। फिलहाल के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, समझते हैं क्या है खासकर हमारी डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में। 3 नए फाइटर जेट हमारी कंट्री में आने वाले हैं 2026 तक। तो एक खुशखबरी है, इसमें से 2 तो एयरफोर्स को मिलेंगे और एक मिलेगा इंडियन नेवी को। जो एयरफोर्स को मिलने वाले हैं यहाँ पर 2, इसका नाम है LCA लाइट कम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है, जो कि MK2 वर्जन इसको बोला गया है, और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। और TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ये इंडियन नेवी को मिलने वाला है। अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा हमारी कंट्री में 48,000 करोड़ रुपए का जो एक्वाइजिशन बोला 83 तेजस लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो ये उससे अलग आप लोगों को चीजें भी देखने को मिलेगी जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम किया जा रहा है। तो लाइट कम्बैक्ट जो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है, जिसको LCA MK2 आप लोग बोल रहे हैं, ये हमारी कंट्री में आएगा और मिराज 2000 जो है उसको यहां पर रिप्लेस करने वाला है इंडियन एयरफोर्स में। और ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो हमारी कंट्री में लाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो बेसिकली 2022 से यहां पर बोला जा रहा है, ये जो प्लान है 2022 से जो फर्स्ट फ्लाइट होगी 2023, इसी के साथ में आगे 2026 तक चीजें चलने वाली है। MCA यानी कि बोला जा रहा है AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कम्बैक्ट 5th जनरेशन है एयरफोर्स के लिए। ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, काफी अच्छे से ये पावरफुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 2024-25 में जो फर्स्ट फ्लाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये फुल्ली प्रोडक्शन इसका देखने को मिलेगा 2029 में। तो ये काफी इंपोर्टेंट, इसके बारे में याद रखते हैं। ट्विन जो डेक बेस्ड फाइटर है जो कि हमारी कंट्री में नेवल वर्जन है, तो ये बेसिकली नेवी में जो MiG MiG-29K को रिप्लेस करने वाला है। ट्विन इंजन का ये काफी पावरफुल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ऑपरेट करेगा INS विक्रमादित्य से। अपकमिंग जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारी कंट्री में। इसी के साथ में यहाँ पर जो नेवी है उसको यहाँ पर 2030 तक यहाँ पर और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2030 तक। तो ये कई सारे मुद्दे हैं हमारी कंट्री में जो एयरफोर्स वगैरह को, और कई सारे मुद्दे को अच्छे लेवल पर हम लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारी कंट्री में, ये बेसिकली फसल बीमा योजना क्या होता है, अगर किसानों को कुछ ऐसा बीमा दिया जाए, अगर किसान ऐसा काम करे ताकि कल को मौसम की वजह से, जानवरों की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो उनको प्रॉपर वे में उसका फायदा मिल सके, वहां पर उनको नुकसान जो हुआ है उसका सपोर्ट गवर्नमेंट उनको दे सके। तो यहां पर अभी फार्मर के बारे में तो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16,000 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए, जो फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के तहत अगर कोई नुकसान यहां पर किसानों को होता है तो जो बजट है यहां पर ये लगभग बोला गया है अराउंड 305 करोड़ के करीब यहां पर प्रीवियस ईयर से बढ़ गया है। यानी कि पहले साल में 305 करोड़ कब था, अब की बार 305 करोड़ यहां पर ज्यादा दिया गया है। ये स्कीम जो है ये एंटायर क्रॉपिंग साइकिल यानी कि प्री जो बीज बोने से पहले से लेकर ये पोस्ट हार्वेस्टिंग, अगर खेतों में पड़ा भी बर्बाद हो जाता है, कोई और दिक्कत हो जाती है, उसके बाद तक यहां पर कवर करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा। 5 साल पहले 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्लैगशिप जो स्कीम लॉन्च की गई क्रॉप इंश्योरेंस, तो उसके चलते यहां पर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, बोला जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर अगर आप लोग बात करेंगे, यानी कि दुनिया के लेवल पर लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है इन टर्म्स ऑफ फार्मर पार्टिसिपेशन, जिसमें किसानों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। 5.5 करोड़ जो एप्लीकेशन रिसीव किए गए ईयर ऑन ईयर बेसिस। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द जो फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है ये, और वॉलेंट्री बेसिस पर है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आप लोगों को लेना ही लेना है। अगर किसी को लगता है नहीं लेना चाहिए तो आप लोग ले छोड़ भी सकते हैं इसको। आज के डेट में अगर टोटल फार्मर इनरोलमेंट की बात करें तो बोला जा रहा है 84% इसके अंदर जो फार्मर है वो छोटे और जो मार्जिनल फार्मर है वो देखने को मिलेंगे, खासकर जो मोस्ट वनरेबल फार्मर है, यानी कि जिनके बारे में कोई बातें नहीं करता है। तो इंश्योरेंस यहाँ पर अगेंस्ट जो फेलियर ऑफ द क्रॉप्स भी, अगर आप लोग की जो खेती जो फेल हो जाती है उसके लिए भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। कवर किया जा रहा है ऑल जो भी फूड और ऑयल सीड वगैरह है,
एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ये सारी चीजें यहां पर इसके अंदर कवर किया जा रहा है, ठीक है जी, जिसके लिए भी डेटा अवेलेबल हो पा रहा है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम बोल सकते हैं किसानों को फायदा पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, ये फीचर क्या क्या है इसके जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 2% यहां पर ये खरीफ के लिए है, 1.5% आप लोगों को रबी क्रॉप के लिए देखने को मिलेगा, और 5% का ये कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए है, ठीक है। 1 क्रॉप 1 रेट की बात अलग की जाती है। नो अपर लिमिट यहां पर अगर सब्सिडी के बारे में बात करें तो बैलेंस प्रीमियम 90% जो एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बोन किया जाएगा, यानी काफी फायदेमंद आप लोग ये स्कीम यहां पर बोल सकते हैं। नो अपर लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी पर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इवन इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 90% इट विल बी बोन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट यहां पर इसको वहन करने के लिए तैयार है, ठीक है। जो कैप है यहां पर उसको रिमूव किया जा रहा है कि फार्मर अपना पूरा जो टोटल इंश्योर जो समय वो इनको मिलेगा, कोई रिडक्शन उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वेरी लो प्रीमियम पर यहां पर इसको एंजॉय किया जा सकता है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसी के साथ में किसान जो कि आज के डेट में साहूकार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपना पैसा इधर उधर से पैसा उठाकर लगाते हैं, उनके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। तो इसके चलते एग्रीकल्चर को मोर इंपोर्टेंट हम लोग एक टूल बना सकते हैं किसानों के लिए, उसको ढंग से अगर यूटिलाइज किया जाए तो। बहुत सारे लोगों को देखिए इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है, तो जिसकी वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट एक साइकिल है। एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, और इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए क्योंकि इसको सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में इसको ऐड कर दिया है, अटैच कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके द्वारा बोला गया है कि जो अभी यहां पर हमारी कंट्री में रेजिडेंशियल स्कूल और जो हॉस्टल फंडेड है, किसके चलते, ये समग्र शिक्षा के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा उनका नाम रखा जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेजिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में ऐड कर दिया गया है। आप लोगों को पता है अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 100 कौन सी भी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करें, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 2-3 बार बता चुका हूं, अब तो याद हो गया होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, याद हो जाएगा और ज्यादा अगर नहीं हुआ तो ये अभी रिसेंटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके चलते कई सारे प्रोग्राम उनके नाम पर लॉन्च किए गए। उनके डे को किसके नाम से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ये भी बताइएगा, ये भी डिस्कस किया था आप लोगों से। इसके चलते एक इंस्पिरेशन मिलेगी यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो टीचर है, जो स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको, ताकि हाई एक्सीलेंस एजुकेशन को अचीव किया जा सके। अवेयरनेस फैलाई जाएगी रेजिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल के बारे में, और इंस्पायर किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी हम लोग डेवलप कर सकें। तो इसके चलते हमारी कंट्री में चलो पढ़े चलो बढ़े चलो, तो राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा अभियान के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। तो समग्र शिक्षा एक फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है बच्चों से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो समग्र शिक्षा जो ये प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि इसकी साइड से पैसा निकलकर जो आता है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी कि जो राज्य हैं और जो यूटीज हैं उनको जाता है, ये केंद्र शासित प्रदेशों को, जो यहाँ पर इसको चलाते हैं। तो रेजिडेंशियल स्कूल या फिर जो हॉस्टल है वो उन एरिया में जहां पर हिली एरिया है, पहाड़ वाला एरिया है, या फिर थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन इधर उधर बिखरी पड़ी है कि कुछ लोग यहां पर है कुछ लोग वहां पर है, उनके लिए, ताकि शेल्टर भी उनको और केयर भी वहीं पर ही मिल सके। या फिर जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी है उसके बारे में हम लोग बात करें तो ये उन लोगों के लिए जो चाइल्ड लेबर से जिन बच्चों को निकाला गया है, माइग्रेंट जो बच्चे हैं आज के डेट में, पुअर लैंडलेस फैमिली के, जो चिल्ड्रन है विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन, उनके पास में कोई बड़ा उनकी देखरेख करने वाला नहीं है, या सेपरेट है अपनी फैमिली से, या डिस्प्लेस्ड है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो इन सब मुद्दों को लेकर यहां पर ये फोकस किया जा रहा है स्कूल और हॉस्टल्स के बारे में। इसी के साथ में टोटल मिलाकर 1063 रेजिडेंशियल फैसिलिटी है हमारी कंट्री में, जिसमें से 383 रेजिडेंशियल स्कूल और 680 के करीब हॉस्टल, जिसके तहत सेंटर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी अब तक यहां पर जिनको सैंक्शन किया गया है। अब वो अलग बात है कि कितना ढंग से काम कर रहे हैं और कितने को लोगों को फायदा पहुंच रहा है। देखिए चीजें तो बहुत बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, पर सबसे जो बुरी चीज है ना हमारी कंट्री में वो है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, और जहां सबसे ज्यादा घपलाबाजी होती है। अगर चीजें ढंग से इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत सारी चीजों में वैसे ही उद्धार हो जाए बैठे बैठे। डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में आप लोगों का ये कवर हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने देखा भी उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर ब्रेक, कुछ ग्लेशियर ब्रेक बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली जो लैंडस्लाइड है जिसकी वजह से कंडीशन देखने को मिली। जो धौली गंगा और अलकनंदा रिवर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर है। और ये जो यहाँ पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है उसके पास में आप लोगों को चीजें देखने को मिली। नंदा देवी ग्लेशियर का कुछ पोर्शन बोला जा रहा था जो यहाँ पर बहकर आया, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ऋषि गंगा ये एक तरीके धौली गंगा के साथ में मिलती है, कहां पर, ये है रहनी, ठीक है। तो यहां से प्रॉब्लम आगे बढ़नी काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई। जो ग्लेशियर है, जब अपने ग्लेशियर बोलते हैं बेसिकली जो अपने वेट से बर्फ चलने लगता है, उसके बस की नहीं रहता है उसका खुद का वेट थामना, तो ये ग्लेशियर इसको बोलते हैं। तो इसके चलते मैसिव जो बर्फ है
वो यहाँ पर अपनी जो बाउंड्री है उसको तोड़कर आगे निकलने लगते हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने लगती है। तो माउंटेन जो ग्लेशियर है वो बहने लगते हैं, और कई बार आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये जो ग्लेशियर हैं ये एक ग्लेशियर रिवर की तरीके से बन जाते हैं। तो एल्पाइन ग्लेशियर की कैटेगरी भी बोला जाता है इनको, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या आइस शीट भी इनको बोलते हैं। तो ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं जब यहाँ पर एक बर्फ जो है वो चलने लगता है अपने बोझ से, अपने बोझ को रोक नहीं पाते हैं और आगे बढ़ने लगता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है यहाँ पर, नंदा देवी जो पर्टिकुलर जो एरिया है पीक यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर है यहाँ पर ये। इसी के साथ में जो पार्क है वो स्टेब्लिश किया गया था एज ए संजय गांधी नेशनल पार्क 1982 में, बाद में नाम चेंज कर इसका नंदा देवी नेशनल पार्क कर दिया गया। ये यूनेस्को की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर 1988 जो कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया से ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बैकग्राउंड में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, और ये जो स्कीम है बेसिकली ये स्टार्टअप से रिलेटेड है। अगर सीड यानी कि बीज के बारे में आप लोगों से बात करूं, आप लोग क्या समझेंगे? किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक बीज की जरूरत होती है, किसी पौधे को स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टअप सीड फंड स्कीम, यानी कि अगर कोई स्टार्टअप चलाना है आप लोगों को, यानी कि कोई भी अगर नया काम आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसके बारे में बात की जा रही है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमारी कंट्री में ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लाई गई है 1 अप्रैल 2021 से। एम है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके किसी के बारे में, किसी के पास में कॉन्सेप्ट है, प्रोटोटाइप है, प्रोडक्ट की ट्रायल करना है, मार्केट में एंट्री करने के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए। तो 945 करोड़ रुपए यहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं नेक्स्ट 4 ईयर के लिए। इसको सीड फंडिंग के लिए जो एलिजिबल है उनको यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। बोला जा रहा है कि लगभग 3600 के करीब जो स्टार्टअप है कंट्री के अंदर, उनको इससे फायदा पहुंचने वाला है। तो इस तरीके की भी स्कीम आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। किससे रिलेटेड है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। काफी इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन रहा। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहां से हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट डे के बारे में, जो वुमेन और गर्ल्स से रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में बात की जाती थी। ये ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम लोगों ने जाना डिटेल में। नेशनल न्यूज में अनरिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बारे में जाना। बॉर्डर डिस्प्यूट उड़ीसा का किस किस के साथ में वो समझा। इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्लीन फ्यूल हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने जाना। फेम स्कीम देखी। 3 न्यू फाइटर हमारी कंट्री में ऐड किए जा रहे हैं उसके बारे में जाना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया। इसी के साथ में समग्र शिक्षा के बारे में जाना। यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड यहाँ पर ये स्कीम है। डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पर ग्लेशियर ब्रेक, इस सब चीज के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना। गवर्नमेंट स्कीम में स्टार्टअप सीड फंडिंग के बारे में हम लोगों ने समझा। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल इन द साइंस, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है, ठीक है। बात की जा रही है ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, किसको रिप्लेस कर रही है, जो यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके द्वारा रिप्लेस किया गया यूएनसीएचआर को। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को। उड़ीसा का कौन कौन से एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई यहां पर, जिसमें बोला गया कि अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को डिलिस्ट कर दिया जाए और उनको भगा दिया जाए निकालकर। किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। उड़ीसा कौन से राज्य के साथ में बॉर्डर टच करती है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा 2 राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। इंडस्ट्रियल पार्क या फिर इंडस्ट्री जो डेवलप की जाती है राज्य के अंदर, किसके अंडर में आती है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों के अंडर में। इंडस्ट्री जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा हाइड्रोजन से रिलेटेड यहां पर अभी बात की गई, ये अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ये किसको रिप्लेस करने वाला है हमारी कंट्री में। समग्र शिक्षा जो अभियान है इसके तहत हमारी कंट्री में जो रेजिडेंशियल और हॉस्टल हैं उनको किस नाम से पुकारा जाना है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आंसर दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पल्सिस डे जो 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया था, कल डिस्कस किया था, इसकी थीम क्या है। CBSL की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। ये किसी कंट्री के रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सेंटर के द्वारा यहां पर इशू किया गया अभी यहां पर ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो आप लोगों को ये बताना है कौन सा रूल और रेगुलेशन है। अभी नया हमारी कंट्री में एक ऐप आ रहा है जिसके चलते बोला जा रहा है कि उसको फॉलो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं उनके द्वारा अभी यहां पर एक म्यूजियम इनोग्रेट किया गया, एक जनरल के नाम पर है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो जुडिशियल कोई डिसीजन आता है, यानी कि जुडिशरी अगर कोई डिसीजन देती है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक ऐसा एनालिसिस किया गया। तो ये आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा ये एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है, ये आप लोगों को बताना है, जिसके चलते जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। ट्रांस फैटी एसिड को कम करने की बात की जा रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब तक इसको खत्म करने की बात कर रहा है।
यूनियन मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिनके द्वारा अभी बोला गया है पंडित भीमसेन जोशी का जो अभी यहां पर 100 साल पूरे हो रहे हैं इनकी बर्थडे को, उसको ढंग से सेलिब्रेट किया जाएगा कंट्री के अंदर, तो एज ए फंक्शन के तौर पर। तो ये आप लोग को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है। ठीक है, आइए अब आंसर देख लेते हैं एक एक कर। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए इनके बारे में, और रिविजन भी आप लोग का हो रहा है। तो यहां पर थीम जो है यहां पर बात की जा रही है लव पल्सेस फॉर ए हेल्दी डाइट प्लेनेट। ठीक है, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि वो कौन कौन सी दालें खाना पसंद करते हैं तो काफी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो यार। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है यहां पर ये, जो कि हमारी कंट्री के साथ में करेंसी स्वैप के बारे में बात करता है। करेंसी स्वैप का मतलब होता है कि दोनों लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, डॉलर के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट यहां पर, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में एक्ट है 2000 का, वो यहां पर इश्यू किया गया सेंटर के द्वारा। ट्विटर को बोला गया जब 250 के करीब अकाउंट जो है उनको हटाया गया, फिर उनको रिस्टोर कर दिया गया। रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा जनरल थमैया म्यूजियम यहां पर इनोग्रेट किया गया कर्नाटका के जो काडागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नीति आयोग यहां पर बेसिकली ये सिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है जुडिशरी के ऊपर कि उसके हिसाब से क्या क्या नुकसान पहुंचता है अगर जुडिशरी कोई डिसीजन देती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रांसफैट को कम करने की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है 2023 तक ऑलरेडी एक ट्रांसफैट खत्म कर देंगे। अब इंडिया में इसको अचीव किया जाएगा नहीं तो वो देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है, इनके द्वारा बोला गया कि पंडित भीम सेन जोशी की जो 100वीं सालगिरह है वो प्रॉपर वे में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर लगता है कहीं पर कोई डाउट रहा है, कोई कंफ्यूजन रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, आने वाले लेक्चर में उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी डाउट हो उनको जरूर लिखा कीजिए आप लोग, या फिर कोई भी दिक्कत हो। कई सारे कुछ ऐसे भी मैसेज देखने को मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सर ये वीडियो यूज मत किया करो। ये वीडियो आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग बनाती है कि आप लोगों को चाहिए यूज करनी है नहीं करनी है, तो आप लोग बता सकते हैं। जिनको लगता है यूज नहीं करनी है, ठीक है, वो वीडियो को डिसलाइक करें, और जिनको लगता है यूज करनी है वो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो यहां से पता चलेगा कितने बच्चे चाहते हैं और कितने बच्चे नहीं चाहते हैं, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, उसी के बेस पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये थी कुछ बातें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।